हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा फिजिक्स की 2024 परीक्षा के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में जारी किए गए मॉडल पेपर के एमसीक्यू का पार्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पार्ट 1 कुछ दिन पहले जारी किया जा चुका था। इस पार्ट 2 में हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसे YouTube पर @अक्षतम एकेडमी के नाम से सर्च किया जा सकता है, जहां जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन अर्थात मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 32 पर, जहां पर पहला क्वेश्चन कहता है कि द वर्क प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर ammeter एंड हॉट वायर वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ करंट। तप्त आमीटर और तप्त वोल्टमीटर का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित किस प्रभाव पर आधारित है। हमें मालूम है कि एसी सर्किट में हॉट वायर टाइप आमीटर एंड वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। कारण जो डीसी वोल्टमीटर या आमीटर होता है वह यूनिडायरेक्शनल करंट, दैशिक करंट डीसी के लिए बना होता है, जो केवल एक दिशा में डिफ्लेक्शन देता है। और उसका इस्तेमाल एसी सर्किट में किया जाए तो उसमें दोनों तरफ एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए दाएं और बाएं डिफ्लेक्शन होगा। और चूँकि एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है, इसलिए वह एक सेकंड में 50 बार प्लस माइनस होने के चक्कर में डिफ्लेक्शन, दोनों दाहिने और बाएं डिफ्लेक्शन देने के चक्कर में वह 0 के आसपास ही डिफ्लेक्शन दिखेगा और रीडिंग्स नहीं आएंगी। जबकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट टाइप में उसका स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है, जो हिट करने पर एक्सपेंड करता है और वन साइडेड डिफ्लेक्शन देता है दोनों साइकिल ऑफ एसी के लिए। इसलिए हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। अतः इसमें पहला का आंसर होगा उसमें प्रभाव। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ क्या कहता है, विशुद्ध प्रेरकीय परपथ में शक्ति गुणांक का मान। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या कैपेसिटिव सर्किट में, इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में जिस एसी में इंडक्शन कॉइल लगा हो या कैपेसिटर लगा हो, दोनों के मामले में एसी सर्किट में पावर फैक्टर cos फाई होता है ना। cos फाई से पावर फैक्टर डिसाइड दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है। तो प्योर इंडक्टिव या प्रेरकीय परिपथ में फाई का मान, फेज डिफरेंस का मान π/2 होता है। इसलिए cos फाई, ये cos π/2 ये 0 होगा। इसलिए शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में या प्योरली इंडक्टिव के सर्किट में पावर फैक्टर 0 होना है, अर्थात इसमें किसी भी इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। यह एनर्जी स्टोरेज के सिद्धांत पर काम करता है। ये इसमें एनर्जी स्टोर की जाती है। अब हम लोग आते हैं इस एमसीक्यू के थर्ड पार्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अन्योन्य प्रेरण। इसमें ईडी करंट्स पैदा होती हैं, जिसको भंवर धाराएं कहा जाता है। भंवर धाराएं जो होती हैं उसके कोर में पैदा होती हैं। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सेक्शन पर। ये प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट पास करने पर सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस से धारा इंड्यूस होती है, प्रेरित होती है। इसलिए इसमें इंड्यूस्ड करंट भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं। प्रत्यावर्ती धारा संभव है, प्रत्यावर्ती धारा पर यह काम करता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। चूँकि पूछता है क्या संभव नहीं।
दिष्ट धारा, प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होती है, इसलिए यह भी नहीं होगा आंसर। भंवर धाराएं उत्पन्न होती इसलिए नहीं होगा। यह डीसी पर काम नहीं करता, इसलिए आंसर होगा हमारा डायरेक्ट करंट। अब हम आते हैं इसके 35वें क्वेश्चन पर, अर्थात इसके चौथे नंबर क्वेश्चन पर पार्ट 2 के। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है जेड, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। इसको आर स्क्वायर जोड़ एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब चूंकि इसमें सी नहीं है, इसलिए इसमें इम्पीडेंस प्रतिबाधा होगा आर स्क्वायर जोड़ एक्सएल का होल स्क्वायर, है ना। एक्स सी इसका 0 हो जाएगा, और एक्सएल होता है ओमेगा एल, जहाँ पर ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एल को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसलिए इम्पीडेंस हो जाएगा आर एल परिपथ में, एल आर सर्किट में, आर स्क्वायर जोड़ ओमेगा स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। इसलिए हमारा आंसर होता है डी। अब हम आते हैं इस पार्ट के 5वें क्वेश्चन और मॉडल पेपर के 36वें क्वेश्चन पर, 36 क्वेश्चन पर। कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय नहीं है? गामा रे ईएम रेज है, एक्स रेज ईएम रेज है, इंफ्रारेड रेज ये भी ईएम रेज हैं, लेकिन अल्फा रे ईएम रे नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा विद्युत चुम्बकीय नहीं है? नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसलिए आंसर होगा अल्फा तरंग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 इस पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगें, वेव्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। 4 ऑप्शन है। अल्ट्रा वायलेट अर्थात पराबैंगनी, दूसरा गामा वेव अर्थात गामा तरंग, तीसरा विजिबल लाइट अर्थात दृश्य प्रकाश, और रेडियो वेव्स और रेडियो तरंग। फ्रीक्वेंसी निकालनी हमें मालूम है, फ्रीक्वेंसी का चार्ट हम जानते हैं। ये वेव में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है, जिसको न्यू कहते हैं। सबसे ज़्यादा गामा रे का होता है, उसके बाद न्यू एक्स रे का होता है, उसके बाद उससे कम न्यू अल्ट्रा वायलेट का होता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट का होता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है। तो 4 ऑप्शन है। पराबैंगनी, गामा, रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगें, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो गामा रे की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो आंसर होगा गामा वेव्स। अब आते हैं हम लोग इस पार्ट के 7वें क्वेश्चन और मॉडल पेपर के 38 क्वेश्चन पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग चार्जेस, हमें पता है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस परपेंडिकुलर E and B fields, है ना, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू चार्ज वेलोसिटी। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये चार्ज की वेलोसिटी होगी इस दिशा में, और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, और उसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। सभी के सभी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होंगे। ये भी 90 डिग्री पर होगा, और ये भी 90 डिग्री पर होगा। और ये भी की दिशा, चार्ज की वेलोसिटी की दिशा E क्रॉस B की दिशा में होती है, अर्थात द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू E क्रॉस B, पैरेलल टू E क्रॉस B। ये B क्रॉस E गलत हो जाएगा, B क्रॉस E पर ये उल्टी दिशा में आ जाएगा, तो आंसर होगा हमारा D, E क्रॉस B के पैरेलल। अब हमने निकालना है एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर का हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a पावर 2, और E का डायमेंशनल फार्मूला होता है m l t पावर -3 a पावर -1। तब यहाँ से हमको निकालना है कि
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा 1/2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, नंबर की डायमेंशन होती नहीं। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमने डालनी है तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2 और यहाँ पर ई का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर सबका पावर स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा m⁻2 l⁻2 t⁻6 a⁻2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर देखेंगे m यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2 है तो -1 +2 आएगा। फिर l का पावर -3 है और l का पावर 2 है तो यहाँ +2 आएगा। t का पावर 4 है और t का पावर -6 है तो -6 आएगा। a का पावर 2 है और यहाँ पे a का पावर -2 है तो इसको -2 लिखेंगे। कितना आने वाला है हमारा आंसर, यहाँ पर आएगा m बचेगा तो इसको m लिखेंगे और यहाँ पर हमको बचेगा l⁻−1 तो l⁻−1 लिखेंगे और t पर 4 - 6 में t⁻−2 लिखेंगे और a⁻2 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा कितना आएगा m l⁻−1 t⁻2। फिर से मिला लीजिए, m का डायमेंशन फॉर्मूला ई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला m⁻−1 l⁻−3 t⁻4 a⁻2 होता है। ई का डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होता है ml t⁻3 a⁻1। तो स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना है तो इसके पावर स्क्वायर किए जाएंगे तो 1 है यहाँ पर तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर l का पावर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और t का पावर -3 है तो t⁻6 हो जाएगा। a का पावर -1 है तो a⁻2 हो जाएगा। अब हम इसको एक जगह करते हैं, m का पावर यहाँ पर -1 है 2 है तो -1 + 2 होगा। l का पावर -3 है और l का पावर 2 है तो -3 + 2 होगा। और अगले स्टेप में t का पावर 4 है और t का पावर -6 है तो यहाँ पर t का पावर 4 - 6 होगा। a का पावर 2 और a पावर -2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 पावर -2। तो यहाँ पर m-1 + 2 का वैल्यू होगा m होगा पावर 1 और यहाँ पर l पावर -3 + 2 का वैल्यू होगा l पावर -1। t का पावर 4 - 6 है तो इसलिए यहाँ बचेगा t पावर -2 और ये a पावर 2 और -2 ये पावर 0 हो जाएगा। तो हमारा होता है आंसर m l पावर -1 t पावर -2, आंसर सी। हम आते हैं इस पार्ट के 9th क्वेश्चन पर और उस मॉडल पेपर के 40th क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, हिंदी में है, किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग। इंग्लिश में द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज निकालना है हमें। कैसे निकालें, तो सबसे पहले हमें पता है कि θc को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसे हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ पर sin θc का फॉर्मूला रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ रेयर मीडियम की जगह पर हिंदी में क्लियर नहीं है, इंग्लिश में क्लियर है, रेयर मीडियम वैक्यूम है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे μv बटा म्यू मीडियम। हमें मालूम है कि μv का वैल्यू 1 होता है और म्यू मीडियम तो हमको पता ही करना है। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से देखा जाए तो sin 30 तो θc पर sin 30 रख दिया जाए, sin 30 डिग्री μv की जगह पर 1 रख दिया जाए और μm तो हमको ऐसे ही ले लेना है। तो यहाँ से μm = 1 बटा sin 30 लेंगे तो यहाँ पर sin 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा μm, अर्थात μm की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। हमें पता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वैक्यूम में स्पीड बटा मीडियम में स्पीड। तो यहाँ से देखा जाए तो मीडियम में स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा c0 बटा μm। वैक्यूम में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बटा 2 से भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर हमारा होता है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बी नंबर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
इस सेट के क्वेश्चन नंबर 41 और टोटल मॉडल सेट के 41 पर और इस सेट के 10th क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है +3 डायप्टर -2 डायप्टर क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 2 lenses of 3 diopter and -2 diopter are combined to form an equivalent lens. What is the focal length equivalent lens? हमें मालूम है कि दो लेंसेज अगर कंबाइन करी जाएं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है दोनों के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का जोड़। और हमें मालूम है कि 1/4 फोकल लेंथ पावर होता है, इसलिए इक्विवेलेंट लेंस का पावर बराबर होगा दोनों लेंसेज के पावर के जोड़ के बराबर। तो यहाँ से इक्विवेलेंट पावर कितना हो गया? P1 के लिए भरेंगे +3D, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +3 डायप्टर और प्लस करेंगे, और सेकेंड लेंस के लिए -2 डायप्टर, तो यहाँ से कितना हो गया 3 -2 डायप्टर, कितना आंसर आएगा 1 डायप्टर। अब हमें निकालना फोकल लेंथ, तो मालूम है कि एक फोकल लेंथ किसी भी लेंस का रेसिप्रोकल ऑफ पावर होता है। तो यहाँ से क्या किया जाएगा 1 डायप्टर, अर्थात यहाँ से 1 डायप्टर भरेंगे तो कितना आ जाएगा? पर मीटर को 1 डायप्टर कहा जाता है, तो पर मीटर में यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हमारा ना 1/1 1 मीटर, तो आंसर हमारा कितना जाएगा 1 मीटर। हम लोग आते हैं 42nd क्वेश्चन पर, जो कि इस सेट का 11th क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, यह होता है इन्वर्टेड उल्टा, और दूसरा होता है वर्चुअल आभासी, इसको काल्पनिक भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा काल्पनिक एवं उल्टा, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टर लिखा है, यह गलत है, यह इन्वर्टेड होगा। अब मॉडल सेट के 43 क्वेश्चन पर और इस पार्ट के 12th क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्या कहता है? समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर। अब यहाँ क्या कर रहा है? दोनों की आयाम एम्पलीट्यूड बराबर है, इसको A0 ले लिया जाए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos फाई। दोनों को बराबर लेंगे तो क्या होगा A0 स्क्वायर 2A0 स्क्वायर cos फाई। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2A0 स्क्वायर cos फाई। अब हमको मालूम है कि इस फार्मूला के अनुसार A0 तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है दोनों के एम्पलीट्यूड। अब इसका मतलब है कि A प्रोपोर्शनल टू cos फाई है, तो जब cos फाई मैक्सिमम होगा तो A मैक्सिमम होगा, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है cos 0 पर, cos 0 डिग्री पर, इसलिए A मैक्सिमम कितना हो जाएगा? A मैक्सिमम हमारा 2A0 स्क्वायर 4A0 स्क्वायर होगा, है ना। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2A0 स्क्वायर, लेकिन 2A0 इसकी वैल्यू आनी है, लेकिन पूछ रहा है कि बीच कालांतर। तो यहाँ कालांतर तो फाई की वैल्यू कब आनी है? जब 0 डिग्री होना है। जैसे यहाँ देखा जाए ये तब आनी है जब यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तभी +1 आती है, अर्थात फेज डिफरेंस 0 डिग्री होना है, इसलिए फेज डिफरेंस आएगा 0। अब हम आते हैं मॉडल सेट के 44th क्वेश्चन पर, अर्थात इस सेट के पार्ट 2 के 13th क्वेश्चन पर। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? विच फेनोमेनन सपोर्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? मालूम है हमें, ये इसमें कुछ बात नहीं है, ध्रुवन है, इसको ध्रुवन पर हम लोग टिक करेंगे, पोलराइजेशन पर। 45th क्वेश्चन मॉडल पेपर, इस पार्ट का 14th क्वेश्चन। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल ध्रुवन तल के बीच का कोण। इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पोलराइजेशन एंगल इज। यहाँ पर ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है,
पोलराइजेशन प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण तल, और वाइब्रेशन प्लेन इसके परपेंडिकुलर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशन प्लेन, कंपन तल। दोनों में 90 डिग्री का कोण होता है, दोनों में 90 डिग्री का कोण होता है, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब लोग आते हैं 46 क्वेश्चन पर, मॉडल सेट के 46 क्वेश्चन पर, जो कि इस पार्ट का 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव होगा। इन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फेनोमेनन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या इसमें अगला ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेज देन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें मालूम है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में IPH, इसको बोलते हैं फोटो करंट, इसको बोलते हैं हिंदी में फोटो धारा, और I इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं तीव्रता, आपतित किरण की तीव्रता। और हमको मालूम है कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, जिसका ग्राफ सीधे ऐसे आता है। इस पर हम इंटेंसिटी डालते हैं और इस पर हम लोग IPS डालते हैं, और ये लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इंटेंसिटी के बढ़ने से, इंटेंसिटी अगर राइज करेगा तो फोटो धारा बढ़ेगी, इसलिए हमारा आंसर होता है बढ़ती है, इंक्रीजेस। अब हम लोग आते हैं मॉडल पेपर के 47th क्वेश्चन पर, जो इस सेट का, इस पार्ट का 16th क्वेश्चन है। क्या है यह क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे अधिक कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हमको मालूम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कहा जाता है, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है निरोधी विभव, हिंदी में इसको बोलते हैं निरोधी विभव। फॉर्मूला है V0 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बटा E होता है, और हमको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट के रूल के अनुसार इंटेंसिटी कांस्टेंट रहने पर, इंटेंसिटी के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती। चूँकि निरोधी विभव V0 प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, और वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगी। और हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी, अभी पहले हम लोग पढ़े हैं कि 4 ऑप्शन के अनुसार XA की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे कम है ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी, उससे कम है येलो कलर की फ्रीक्वेंसी, और सबसे कम है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम μr सबसे कम है, लिस्ट है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड का लिस्ट या मिनिमम होगा, तो हमारा आंसर होगा रेड लाइट या लाल प्रकाश। यह हुआ 47th क्वेश्चन, इस पार्ट का 16th क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं मॉडल पेपर के 48th क्वेश्चन पर, अर्थात इस पार्ट 2 के 70th क्वेश्चन पर। जब तरंगों का तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ये डी ब्रोगली वेव का पर आधारित है। डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, जिसे डी ब्रोगली नाम पर B कहा जाता है, ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट बटा लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इसलिए हमारा आंसर होगा λ=h/p। यह सही आंसर है। अब हम आते हैं मॉडल सेट के 49th क्वेश्चन पर, जो इस पार्ट का 18th क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ बात भूतल की है, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में भूतल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भूतल ऊर्जा मतलब स्तर, मतलब ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर भूतल
ऊर्जा स्तर का मतलब होता है ग्राउंड एनर्जी स्टेट। इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, अर्थात n=1। अब हमको मालूम है कि बोर्स के एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल के अनुसार किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का n गुना होता है, और n का वैल्यू 1 भरेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है mvr=h/2, इसलिए हमारा आंसर होगा h/2। आंसर होगा h/2। तो हमारा आंसर जाएगा h/2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा हमारा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन हमारा मॉडल सेट का 50th क्वेश्चन और इस पार्ट का 19th क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पढ़ती है। लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइज इन, मालूम है सब किसी को, पराबैंगनी में पड़ता है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें बामर की, तो लाइमन ये यूवी रे होता है, बामर ये विजिबल लाइट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पास्चन, ये नियर इंफ्रारेड होता है, नियर IR होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रैकेट, ये होता है सिंपल IR। उसके बाद आता है पी फंड, ये होता है फार IR रेस। इसलिए हमारा आंसर तो यूवी होगा, इसलिए यूवी पर मारेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन पर। अब आते हैं हम लोग 51th क्वेश्चन पर, इस पार्ट के 20वें क्वेश्चन 20th क्वेश्चन पर, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हमको मालूम है कि चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन +1e होता है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, 2 हीलियम 4 का डबली आयोनाइज्ड, अर्थात हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसलिए इसका चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया +2e। इसका मतलब है कि 2 गुने चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है। तो आंसर होगा हमारा 2 टाइम्स। ऑल अबाउट दिस पार्ट 2। अब तुरंत पार्ट 3 भी आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 70 तक का होगा। इंतजार करें, इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन के भी सोल्यूशन दिए जाएंगे। ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा